एक पल के लिए परमाणु धमाके की भयावह, आंखों को चौंधिया देने वाली चमक को भूल जाइए। इसकी बजाय कल्पना कीजिए एक खामोश, रेंगती हुई लकवाग्रस्त हालत की, जो किसी देश को पल भर में नहीं, बल्कि दर्द भरे दिनों और हफ्तों में घुटनों पर ला देती है। ये एक गंभीर तेल संकट की हकीकत है, जो परमाणु बम से कहीं ज्यादा खतरनाक और शायद ज्यादा कपटी खतरा है। जहां बम का विनाश तुरंत, सीमित और भयावह रूप से दिखाई देता है, वहीं तेल की कमी एक धीमी गति का जहर है। ये सिर्फ एक शहर को नष्ट नहीं करता, ये उन सभी प्रणालियों को तोड़ देता है जो एक आधुनिक सभ्यता को एक साथ रखती है, जिससे विफलताओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू हो जाती है जो अराजकता, भुखमरी और एक पूर्ण सामाजिक पतन का कारण बन सकती है, जिससे उबरना लगभग असंभव है। मौलिक अंतर हथियार की प्रकृति में निहित है। परमाणु बम युद्ध का एक उपकरण है, एक घटना। हालांकि तेल की कटौती दम घुटने की एक प्रक्रिया है। ये किसी देश की अर्थव्यवस्था और दैनिक जीवन की हर एक धमनी को एक साथ निशाना बनाती है। जरा सोचिए, ईंधन के बिना खेतों से शहरों तक भोजन ले जाने वाले ट्रक चलना बंद कर देते हैं। लाखों लोगों और जरूरी सामानों को ले जाने वाली ट्रेनें अपनी पटरियों पर रुक जाती हैं। एम्बुलेंस बीमारों तक नहीं पहुंच पाती, पुलिस आपात स्थितियों का जवाब नहीं दे पाती, और हमारे घरों को रोशन करने वाले और हमारे उद्योगों को चलाने वाले बिजली घर शांत हो जाते हैं। ये सबसे भयानक प्रकार का डोमिनो प्रभाव है, जिसके खिलाफ कोई तत्काल मिसाइल रक्षा प्रणाली या बम शेल्टर नहीं है। स्पष्ट रूप से कहें तो यह सिर्फ एक सैद्धांतिक चर्चा नहीं है। इस खतरे का साया बहुत बड़ा है, खासकर विकासशील देशों के लिए। परमाणु हमला एक भू राजनीतिक दुस्वप्न है, एक ऐसी लाल रेखा जिसे विश्व शक्तियां पार करने से हिचकिचाती हैं। लेकिन तेल पर प्रतिबंध, यह एक राजनीतिक उपकरण हो सकता है, किसी दूर के संघर्ष का परिणाम हो सकता है, या एक अस्थिर वैश्विक बाजार में एक साधारण व्यवधान हो सकता है। हथियार मिसाइल नहीं है, यह एक बंद पाइपलाइन या एक अवरुद्ध शिपिंग लेन है। परिणाम जमीन में एक गड्ढा नहीं है, बल्कि लाखों खाली पेट, अंधेरे शहर और एक ऐसी सरकार है जिसने अपना सारा नियंत्रण खो दिया है। दुश्मन कोई सैनिक नहीं है, बल्कि एक खाली ईंधन टैंक की कठोर वास्तविकता है। यह धीमा, दर्दनाक पतन ही तेल के हथियार को इतना अनोखा और भयानक बनाता है। एक देश सिद्धांत रूप में बम के बाद फिर से निर्माण कर सकता है, लेकिन 1 अरब से ज्यादा लोगों का देश कैसे उभर पाएगा जब उसका पूरा लॉजिस्टिकल, आर्थिक और सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर भुखमरी से मर चुका हो। इसके बाद की अराजकता, व्यापक नागरिक अशांति की संभावना और कानून व्यवस्था का टूटना एक युद्ध के एक ही कार्य से कहीं ज्यादा स्थायी और गहरा नुकसान पहुंचा सकता है। यह एक शांत युद्ध है, जो युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि हर कारखाने, खेत, अस्पताल और घर में लड़ा जाता है। और यह एक ऐसा युद्ध है जिसे लड़ने के लिए हम खतरनाक रूप से तैयार नहीं हैं। भारत एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति, जिसके पास एक जबरदस्त सेना और एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, उसकी एक गंभीर कमजोरी है। एक ऐसी कमजोरी जो पूरे देश को ठप कर सकती है। ऊर्जा के लिए हमारी असीमित प्यास ज्यादातर विदेशी स्रोतों से पूरी होती है। कठोर संख्याएं अत्यधिक निर्भरता की कहानी बताती हैं। हम अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का 80 से 85% तक आयात करते हैं। हमारा घरेलू उत्पादन हमारी मांग के समुद्र में सिर्फ एक बूंद है। यह सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है, यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा संकट है जो सामने आने का इंतजार कर रहा है। हमारी प्रगति, हमारी स्थिरता और हमारी सैन्य शक्ति सभी दुनिया के दूर दराज, अक्सर अस्थिर क्षेत्रों से तेल टैंकरों के निर्बाध प्रवाह पर निर्भर करती है। अचानक रुकने का प्रभाव तुरंत और विनाशकारी होगा, जिसकी शुरुआत हमारी रक्षा बलों से होगी। कल्पना कीजिए, हमारे शक्तिशाली T-90 टैंक, हमारे अत्याधुनिक सुखोई 30 MKI लड़ाकू जेट और हमारे शक्तिशाली नौसैनिक विध्वंसक निष्क्रिय हो गए, जो सिर्फ महंगी धातु की मूर्तियों से ज्यादा कुछ नहीं है। तेल का प्रतिबंध हमारी वायुसेना को प्रभावी ढंग से जमीन पर ला देगा, हमारी नौसेना को किनारे कर देगा और हमारी सेना को निष्क्रिय कर देगा। भू राजनीतिक अनिश्चितता की दुनिया में शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों के साथ यह सिर्फ एक लॉजिस्टिकल समस्या नहीं है, यह एक अस्तित्वगत खतरा है। हमारी सीमाओं की रक्षा करने, बचाव अभियान चलाने
या शक्ति का प्रदर्शन करने की हमारी क्षमता बस समाप्त हो जाएगी, जिससे हम पूरी तरह से उजागर और आक्रामकता के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे। सेना के अलावा देश का आर्थिक दिल एक बड़ा दिल का दौरा झेलेगा। भारत की आधी से ज्यादा बिजली जीवाश्म ईंधन, जिसमें तेल और कोयला शामिल है, का उपयोग करके उत्पन्न होती है। आपूर्ति में रुकावट का मतलब देशव्यापी ब्लैकआउट होगा। कारखाने बंद हो जाएंगे, जिससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी होगी, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बेंगलुरु और गुरुग्राम के आईटी हब अंधेरे में डूब जाएंगे। शेयर बाजार गिर जाएगा। पूरा परिवहन क्षेत्र, हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, स्थानीय ऑटो रिक्शा से लेकर बड़े मालगाड़ियों तक लकवाग्रस्त हो जाएगा, जिससे आपूर्ति श्रृंखलाएं टूट जाएंगी और हर जरूरी वस्तु की गंभीर कमी हो जाएगी। शायद सबसे डरावनी बात हमारी रणनीतिक तैयारी की स्थिति है। भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, जिस आपातकालीन स्टॉक पर हम निर्भर करते हैं, हमारी राष्ट्रीय जरूरतों को केवल 9 से 10 दिनों के लिए पूरा कर सकते हैं, जबकि वाणिज्यिक स्टॉक एक बफर जोड़ते हैं। कुल भंडार लंबे समय तक चलने वाले तूफान का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है। 10 दिन, यही सामान्य स्थिति और अराजकता के बीच की पतली रेखा है। सुरक्षा का यह बहुत पतला मार्जिन एक बहुत बड़ा जुआ है। हम अनिवार्य रूप से दिन प्रतिदिन के आधार पर जी रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला अटूट रहे। एक तेजी से अशांत दुनिया में एक नाजुक उम्मीद। हमें यह देखने के लिए किसी क्रिस्टल बॉल की जरूरत नहीं है कि तेल संकट कैसा डिस्टोपियन भविष्य बना सकता है। हमें बस अपने पड़ोस और हाल के इतिहास को देखने की जरूरत है। साल 2022 ने श्रीलंका में एक भयानक वास्तविक समय का केस स्टडी प्रदान किया। द्वीप राष्ट्र का पतन सीधे तौर पर तेल आयात के लिए विदेशी मुद्रा की गंभीर कमी से हुआ था। इसके परिणाम तेजी से और क्रूर थे। देश 18 घंटे के बिजली कटौती, कुछ लीटर पेट्रोल के लिए मीलों लंबी कतारों और खाली सुपरमार्केट शेल्फों के साथ अराजकता में डूब गया। स्कूल बंद हो गए, अस्पताल मुश्किल से काम कर पाए और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ढह गई। श्रीलंका में संकट सिर्फ एक आर्थिक मंदी नहीं थी, यह एक पूर्ण सामाजिक पतन था। सरकार ने अपनी सारी विश्वसनीयता खो दी, क्योंकि नागरिक जीवित रहने के लिए संघर्ष से किनारा कर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए। राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारियों के घुसने की तस्वीरें सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, वे एक ऐसे राज्य का सीधा परिणाम थी जो सबसे बुनियादी जरूरत, ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता था। श्रीलंका भारत और नेपाल के लिए एक कठोर और तत्काल चेतावनी के रूप में कार्य करता है। यह तब होता है जब ईंधन खत्म हो जाता है। यह एक चेतावनी देने वाली कहानी है कि कैसे एक राष्ट्र इतनी तेजी से बिखर सकता है जब उसकी ऊर्जा जीवन रेखा काट दी जाती है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली महाशक्ति भी इससे अछूती नहीं है। 1973 का तेल संकट, जब अरब तेल उत्पादक देशों ने इजराइल के समर्थन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका पर प्रतिबंध लगा दिया था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में झटके भेजे थे। हालांकि श्रीलंका के पतन जितना विनाशकारी नहीं था, इसने अमेरिका को एक गहरी मंदी में धकेल दिया, जिससे बड़े पैमाने पर नौकरियां चली गईं और कमी हो गई। संकट ने सस्ते प्रचुर तेल की धारणा पर बनी अर्थव्यवस्था की भेद्यता को उजागर किया। यह एक वेकअप कॉल था, जिसने प्रदर्शित किया कि हजारों मील दूर भू राजनीतिक घटनाएं सीधे आम अमेरिकी नागरिकों के जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। गैस की कीमत से लेकर उनकी नौकरी की सुरक्षा तक सब कुछ निर्धारित करती है। ये ऐतिहासिक और क्षेत्रीय उदाहरण एक स्पष्ट और परेशान करने वाली तस्वीर पेश करते हैं। वे दिखाते हैं कि तेल पर निर्भरता एक सार्वभौमिक भेद्यता है, जो महाशक्तियों को विनम्र करने और छोटे राष्ट्रों को ढाने में सक्षम है। नीतिगत विफलताओं से समस्या और बढ़ गई है। बहुत लंबे समय तक भारत जैसे राष्ट्र नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ने में धीमे थे, जबकि अन्य ने 1990 के दशक में शुरू किया था। भारत ने 2005 के बाद ही गंभीर निवेश शुरू किया। इसके अलावा अनुसंधान और विकास पर लगातार कम खर्च, भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.7% R&D में निवेश करता है, ने हमें आयातित प्रौद्योगिकी पर निर्भर रखा है। इन पिछली गलतियों ने हमें खतरनाक रूप से उजागर कर दिया है।
एक ऐसे इतिहास को दोहराते हुए जो पहले ही कोलंबो और वॉशिंगटन की सड़कों पर लिखा जा चुका है। अगर भारत की स्थिति गंभीर चिंता का विषय है, तो नेपाल की स्थिति भयानक से कम नहीं है। हिमालयी राष्ट्र की तेल संकट के प्रति भेद्यता पूर्ण और चरम है। भारत के विपरीत, जिसके पास कम से कम कुछ घरेलू उत्पादन और एक छोटा रणनीतिक भंडार है, नेपाल के पास दोनों में से कोई नहीं है। यह अपने सभी पेट्रोलियम उत्पादों के लिए आयात पर 100% निर्भर है और इसकी पूरी आपूर्ति श्रृंखला एक ही देश से होकर गुजरती है, भारत। यह कुल निर्भरता एक ऐसी नाजुकता का स्तर बनाती है जिसे बढ़ा चढ़ाकर बताना मुश्किल है। भारत में कोई भी व्यवधान, चाहे वह घरेलू संकट हो, राजनयिक विवाद हो या आपूर्ति श्रृंखला में टूट हो, न केवल नेपाल को प्रभावित करेगा, यह तुरंत और पूरी तरह से इसे पंगु बना देगा। 2015 की नाकाबंदी की यादें अभी भी ताजा हैं और इस अनिश्चितता की दर्दनाक याद दिलाती हैं। जब भारत से ईंधन की आपूर्ति रोक दी गई, तो नेपाल घुटनों पर आ गया। संकट सिर्फ पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारों के बारे में नहीं था, यह जीवन और मृत्यु का मामला था। एम्बुलेंस बीमारों को अस्पताल नहीं ले जा पा रही थी, जरूरी दवाएं दूर दराज के गांवों तक नहीं पहुंच पा रही थी और भोजन की आपूर्ति कम हो गई थी, जिससे मानवीय संकट पैदा हो गया था। एक फलते फूलते काले बाजार का उदय हुआ, जहां ईंधन अत्यधिक कीमतों पर बेचा जाता था। नाकाबंदी ने क्रूर स्पष्टता के साथ प्रदर्शित किया कि नेपाल की संप्रभुता और स्थिरता उसकी दक्षिणी सीमा के पार ईंधन टैंकरों के प्रवाह से आंतरिक रूप से जुड़ी हुई है। एक और लंबे समय तक चलने वाली बंदिश के आर्थिक परिणाम विनाशकारी होंगे। नेपाल का पर्यटन उद्योग, जो उसके सकल घरेलू उत्पाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लगभग 7 से 8% है, सबसे पहले शिकार होगा। टूर बसों, घरेलू उड़ानों और ट्रैकिंग लॉजिस्टिक्स के लिए ईंधन के बिना उद्योग रातों रात ढह जाएगा। इसके अलावा, जबकि नेपाल में अपार जल विद्युत क्षमता है, उसका बिजली ग्रिड अक्सर अस्थिर होता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। कई व्यवसाय, अस्पताल और घर बैकअप पावर के लिए डीजल जनरेटर पर निर्भर करते हैं। एक तेल संकट देश के बड़े हिस्सों को अंधेरे में डुबो देगा, जिससे जो भी थोड़ा बहुत औद्योगिक गतिविधि मौजूद है, वह पंगु हो जाएगी और दैनिक जीवन ठप हो जाएगा। अंततः नेपाल भूगोल और भू राजनीति का बंधक है। इसकी भूमिगत स्थिति और ईंधन के लिए भारत पर इसकी पूर्ण निर्भरता एक ऐसी स्थिति बनाती है जहां नई दिल्ली में एक संकट तुरंत काठमांडू में एक आपदा बन जाता है। देश के पास कोई बफर नहीं है, कोई रणनीतिक भंडार नहीं है और अपनी ऊर्जा आपूर्ति के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। जबकि भारत 10 दिनों के भंडार के बारे में चिंतित है, नेपाल इस बात को लेकर चिंतित है कि अगर अगले दिन की खेप नहीं आती है तो क्या होगा। नेपाल के लिए तेल संकट एक दूर का खतरा नहीं है जिसे प्रबंधित किया जाना है। यह एक स्पष्ट और वर्तमान खतरा है जो राज्य के कामकाज को ही खतरे में डालता है। इस कठोर वास्तविकता का सामना करते हुए आगे का रास्ता सोचने में एक क्रांतिकारी बदलाव की मांग करता है। अल्पकालिक संकट प्रबंधन से ऊर्जा स्वतंत्रता के लिए एक दीर्घकालिक युद्ध जैसे मिशन तक पहला और सबसे जरूरी कदम हमारी तत्काल भेद्यता को दूर करना है। एक रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार जो केवल 9 से 10 दिनों तक चलता है, वह एक रणनीति नहीं है, यह एक प्रार्थना है। भारत को अपनी SPR क्षमता को आक्रामक रूप से विस्तारित करना चाहिए ताकि कम से कम 30 से 60 दिनों की खपत को कवर किया जा सके। यदि इससे ज्यादा नहीं, नए आरक्षित गुफाओं के निर्माण की चल रही परियोजनाएं सही दिशा में एक कदम है, लेकिन गति और पैमाने को नाटकीय रूप से बढ़ाया जाना चाहिए। यह कोई खर्च नहीं है, यह आपदा के खिलाफ एक राष्ट्रीय बीमा पॉलिसी है। साथ ही हमें नवीकरणीय ऊर्जा में संक्रमण को तेज करके अपनी आयात निर्भरता पर एक पूर्ण युद्ध छेड़ना चाहिए। जबकि भारत ने सौर ऊर्जा में प्रगति की है, हमें तेजी से आगे बढ़ने और ज्यादा महत्वाकांक्षी होने की जरूरत है। इसका मतलब है सौर फार्मों, पवन टरबाइनों और हमारी जल विद्युत क्षमता का उपयोग करने में बड़े पैमाने पर निवेश। इसके लिए हरित ऊर्जा परियोजनाओं को
तेजी से ट्रैक करने के लिए नौकरशाही की लाल फीताशाही को दूर करने की आवश्यकता है। हमें इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान भी शुरू करना चाहिए, जिसे एक मजबूत और व्यापक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा समर्थित किया जाए। सूर्य और हवा से उत्पन्न प्रत्येक मेगावाट विदेशी निर्भरता की एक बेड़ी को तोड़ता है। कूटनीति और घरेलू अन्वेषण। इस लड़ाई में अन्य दो महत्वपूर्ण मोर्चे हैं। हमारी विदेश नीति को विविध प्रकार के भागीदार देशों से दीर्घकालिक स्थिर ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित करने पर केंद्रित होना चाहिए। अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में रखना, चाहे वह मध्य पूर्व हो या रूस। आपदा का एक नुस्खा है। हमें भू राजनीतिक जोखिमों को कम करने के लिए अपने आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लानी चाहिए। साथ ही हमें अपने घरेलू तेल और गैस अन्वेषण को बढ़ाने के प्रयासों को फिर से शुरू करने की आवश्यकता है। हालांकि हमारे भंडार सीमित हैं, घर पर उत्पादित प्रत्येक बैरल एक ऐसा बैरल है जिसे हमें आयात नहीं करना पड़ता है, जिससे हमें संकट के समय में थोड़ा बड़ा तकिया मिलता है। अंत में इनमें से कुछ भी नवाचार के प्रति गहरी और निरंतर प्रतिबद्धता के बिना संभव नहीं है। हमें ऊर्जा प्रौद्योगिकी में एक नेता न कि एक अनुयायी बनने का लक्ष्य रखते हुए अनुसंधान और विकास पर अपने राष्ट्रीय खर्च को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना चाहिए। इसमें अगली पीढ़ी की बैटरी, हरित हाइड्रोजन और ज्यादा कुशल सौर पैनलों में अनुसंधान को वित्त पोषित करना शामिल है। तेल संकट, जितना हम इसे मानते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा खतरा है। यह एक धीमी गति से चलने वाला अस्तित्वगत खतरा है, जिसके लिए एक व्यापक बहुआयामी राष्ट्रीय रणनीति की आवश्यकता है। वृद्धिशील परिवर्तनों का समय समाप्त हो गया है। हमें अपने ऊर्जा भविष्य को सुरक्षित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए अभी साहसिक कार्रवाई की आवश्यकता है कि भारत की विकास गाथा पर कभी रोशनी न बुझे।